नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, हार्दिक अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लाए हैं आपके लिए हिंदी का मॉडल पेपर 7 बिल्कुल आशु सर के साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के आज के पहले प्रश्न के साथ। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर, अगर आप आज पहली बार क्लास में आए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने आंसर भी लिखें ताकि हमें पता चले कि आपके आंसर किस स्तर पे आ रहे हैं, कैसा है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ये आपकी स्क्रीन पर पहले प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्नलिखित में से किस उपसर्ग के जुड़ने से जय शब्द का अर्थ विपर्य अर्थात विलोम हो जाता है ना। विपर्य का मतलब विलोम और इसके साथ में हारना भी कह सकते हो। तो देखो, अगर हम बात करें, परा जोड़ेंगे, वी जोड़ेंगे, सम जोड़ेंगे या अभिजय। तो अभी जोड़ते हैं, अभिजय नहीं होगा, समजय नहीं, विजय या जय एक ही होता है, ये भी नहीं होगा। पराजय बिल्कुल विपर्य विलोम जैसा हो गया। तो जय का जो विलोम होता है वह क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, पराजय होता है। और कब होता है, जब जय शब्द में क्या जुड़ जाता है, परा उपसर्ग जुड़ जाता है। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। और प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृतवाचक कृत प्रत्यय है। निम्न में से किस शब्द में कृतवाचक कृत प्रत्यय है। 4 प्रत्यय दिए गए हैं। पहला है ओना, फिर अक्कड़, आई और ईयत। तो आपको कृत प्रत्यय देखना है। तो देखिए, ओना, आई और ईयत जो है, ये तीनों से बनने वाले शब्द कौन से होते हैं, कृतवाचक नहीं होते हैं, है ना, तदित प्रत्यय होते हैं। लेकिन कृतवाचक प्रत्यय की बात करें हम तो कौन से होगा, अक्कड़ जो होगा वो क्या होगा, कृतवाचक कृत प्रत्यय कहलाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। और प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, सपोला शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। ये सपोला शब्द दिया गया है, इसमें मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या है, यह पूछा गया है। तो देखिए, सांप और ओला, सांप और उला, सांप और औला, सांप और अवला, है ना, ये पूछा गया। तो अगर हम बात करते हैं सांप और अवला की बात करते हैं तो यहाँ देखिए ए नहीं जुड़ेगा, है ना, अवला ये गलत हो जाएगा। अवला ए में औ जुड़ा तो ओला, यहाँ मात्रा वैसे भी गलत है। उला भी नहीं होता, ओला, सांप प्लस ओला होगा। अब आप कहेंगे सर ए में ओ जुड़ता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर प्रत्यय जुड़ रहा है तो जरूरी नहीं कि हर जगह संधि हो, सभी जगह संधि हो। ठीक है, तो विकल्प 1 जो है ये आपके प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, सांप में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ओला प्रत्यय जुड़ा हुआ है, उससे क्या बना है, सपोला शब्द का निर्माण हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है कि इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। इनमें से किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है। चालक, पालक, कारक और बालक। 4 है तो चालक, पालक और कारक के अंदर क्या है प्यारे विद्यार्थियों, अक प्रत्यय, लेकिन बालक में नहीं है, बालक मूल शब्द है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 की ओर। इनमें से किस शब्द में एरा प्रत्यय नहीं है। एरा देखो, कमेरा, सपेरा, सवेरा, ममेरा। कमेरा, सपेरा, ममेरा, ये तीनों में एरा प्रत्यय है, लेकिन सवेरा जो है वह क्या है, मूल शब्द है जो सुबह के बारे में बताता है, सुबह के समय के बारे में बताता है। मूल शब्द है सवेरा, इसमें किसी प्रकार का प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। इसलिए विकल्प 5 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या विकल्प 3 जो है प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में राधे राधे कर दीजिए भाई। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए और प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद, नीरज, अम्बुद और वारिद। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जलद बादल का पर्यायवाची है। नीरज की अगर हम बात करें, नीरज किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची, कमल का। अम्बुद बादल का पर्यायवाची है और वारिद भी किसका पर्यायवाची है, बादल का ही पर्यायवाची है। तो विकल्प 2 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। और प्रश्न संख्या 7 क्या पूछ रहा है, इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 4 विकल्प हैं, चारों में से एक गंगा का विकल्प नहीं है, बाकी 3 गंगा के विकल्प हैं। तो देखिए, देवपगा ये गंगा का पर्यायवाची है प्यारे विद्यार्थियों। सुरसरिता भी गंगा का ही पर्यायवाची है। हंसजा जो है वह यमुना का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची, यमुना का। और विष्णुपदी भी किसका है, गंगा का। तो विकल्प 3 की अगर हम बात करें, हंसजा जो यमुना का पर्यायवाची है, यह गंगा का पर्यायवाची नहीं है। और यही हमारे प्रश्न संख्या 7 का क्या होने वाला है, बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की ओर और 8वें प्रश्न में पूछा गया है कि सरुजता का विलोम शब्द क्या होगा। निरुजता होगा, रुग्णता होगा, स्वच्छता होगा या विमलता होगा। तो देखिए इसका विकल्प क्या होगा, एक जो है निरुजता वह क्या हो जाएगा, सरुजता का विलोम शब्द हो जाएगा। रुग्णता रोग, स्वच्छता सफाई और विमलता भी सफाई का ही द्योतक है, इसलिए तीनों नहीं होंगे। निरुजता जो है वह आपके विकल्प 1 है, प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, और प्रश्न संख्या 9 में पूछा गया है आपसे कि अनुलोम शब्द का सही विलोम क्या है। अब जल्दीबाजी में विलोम मत कर देना। अनुलोम का जो विलोम, लोम, अवलोम, प्रतिलोम या अविलोम क्या होगा बताइए। प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम इसका सही विलोम शब्द होगा। याद कर लीजिए, जल्दीबाजी में विलोम मत कर देना, कहीं अनुलोम विलोम के चक्कर में कर दो, है ना। प्रतिलोम क्या होता है इसका सही, प्रतिलोम इसका सही उत्तर होता है। तो विकल्प 3 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है। 10वां प्रश्न देखिए, इप्सित शब्द का विलोम क्या होगा। इप्सित शब्द का अर्थ होता है, अगर सामान्य अर्थ से देखिए हम, चाहा गया या इच्छा, चाहा गया या इच्छा होता है। तो इच्छिप्त शब्द का विलोम क्या होगा, कुत्सित होगा, अभिप्सित होगा, अधिप्सित होगा या अनिप्सित होगा। तो बताइए क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, इप्सित का क्या होता है, अनिप्सित होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, विकल्प 4 को ध्यान से देखिए, अनिप्सित इप्सित का विलोम शब्द होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की ओर। 11वें प्रश्न में पूछा गया है, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं। तो देखो, निराकार, अगोचर, निर्गुण और निर्विकार। तो देखिए निर्विकार तो है जिसको देखा ना जा सके, जिसका कोई आकार ना हो, क्या हो, जिसका आकार न हो, ठीक है। अगोचर, यहाँ पे देखिए अ उपसर्ग है, गो है जो मूल शब्द है ना, और चर है। गो का अर्थ होता है यहाँ पर इंद्रिया, क्या होता है, गो का अर्थ इंद्रिया होता है। तो अगोचर, जिनको इंद्रियों के द्वारा देखा नहीं जा सके, प्राप्त किया नहीं जा सके, वह क्या कहलाता है, आपका अगोचर कहलाता है। जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके वह क्या कहलाएगा, अगोचर कहलाता है। क्या कहलाता है, अगोचर। निर्गुण नहीं होगा, निर्विकार नहीं होगा, क्या कहलाएगा, वह अगोचर हो जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के अर्थ में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है। बताइए, आवश्यकता से अधिक धन एकत्रित न करना, करना नहीं न करना पूछा है, ध्यान रखिएगा। कौन सा शब्द होगा, अपरिग्रह होगा, अस्तेय होगा, कृपणता होगा या सदाचार होगा। तो क्या होगा, अपरिग्रह है। आवश्यकता से अधिक धन एकत्र न करना क्या कहलाता है, हमारे अपरिग्रह कहलाता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द से प्रश्न है ना, जिनको आप अंग्रेजी भाषा में वन वर्ड भी कहते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर और 13वें प्रश्न में देखिए, दूसरों के दोष ढूंढने वाले को क्या कहते हैं। बताइए, जो दूसरों में दोष ढूंढे उसको क्या कहते हैं, परछिद्रान्वेषी, आलोचक, निंदक या चुगलखोर। तो देखिए, जो दूसरों में दोष ढूंढता है, जो आलोचना करता है उसे आलोचक कहते हैं। दोष ढूंढना नहीं, आलोचना करने वाले को। निंदक जो निंदा करे, चुगलखोर जो चुगली खाए। तो ये तीनों नहीं होंगे। पर छिद्रान्वेषी, जो दूसरों में दोष ढूंढने का, पर यानी दूसरों में छिद्रान्वेषी, दोषों को ढूंढे हुआ क्या कहलाता है, पर छिद्रान्वेषी, जो दूसरों में दोषों को ढूंढता है। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप BSTC PTET साथ ही ग्रेड 4 और रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे एग्जाम जैसे LDC हाई कोर्ट है, LDC CET वाला है, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो हिंदी व्याकरण के ये महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके साथ, तो लगातार क्लास में बने रहिए। इनको शेयर भी कीजिए और इनके आंसर अपने कमेंट बॉक्स में भी कीजिए, ताकि आपको पता चले कि हम किस स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं और किस स्तर की हमें और तैयारी करने की आवश्यकता है। इनका विशेष ध्यान दीजिएगा। ये मेहनत जो है आपके लिए ही है, ताकि आप अच्छे नंबरों से अच्छे प्राप्तांक ला सके और आपका सिलेक्शन हो सके। आइए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की ओर। 14वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों कि अंश और अंश शब्द युग्म का सही अर्थ है। देखो समोच्चारित है ना, समान उच्चारण जैसे अंश और अंश। तो देखिए अंश का अर्थ अगर हम देखें तो क्या होता है, इस अंश का अर्थ होता है प्यारे विद्यार्थियों कंधा। क्या होता है, कंधा। और इस अंश की बात करें अगर हम, तो इसका अर्थ क्या होता है, भाग या हिस्सा, भाग या हिस्सा होता है। ठीक है, तो देखिए पहले में क्या आना चाहिए, भाग या हिस्सा, और दूसरे में कंधा। तो देखो पहले में यहाँ कंधा आ गया तो ये गलत हो गया। इसमें भाग आ रहा है लेकिन इस अंश का समाप्ति आ रहा है, इसलिए गलत है।
भाज्य अंक और कष्ट ये तो गलत है। ये देखिए यहाँ हिस्सा और कंधा आ गया, तो विकल्प 4 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 14 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है कि अजर और अजिर शब्द युग्म का सही अर्थ है। अजर और अजिर, यह प्रश्न हमने पिछली कक्षा में भी एक बार पूछा है, तो इसका तो बहुत आपको आ जाना चाहिए। अजर का अर्थ क्या होता है बता दीजिए, देवता, और अजिर का अर्थ क्या होता है, आंगन। विकल्प 3 जो है वह प्रश्न संख्या 15 का क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा, अजर और अजिर का देवता और आंगन होगा। 16वें प्रश्न की ओर बढ़ते और प्रश्न संख्या 16 में क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा कि वर्तनी की दृष्टि से कौन से विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। 4 विकल्प है, चारों विकल्पों में 4 शब्द दिए गए हों, चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसके सभी शब्द शुद्ध है पूछा है। तो देखो, उपरोक्त, निरोग, अनुग्रहित और वांग्मय की बात करें तो उपर्युक्त तो होता है, उपरोक्त नहीं होता, तो ये गलत है। निरोग में बड़ी की मात्रा, अनुग्रहित तो सभी शुद्ध पूछा है, तो यहाँ तो ये गलत हो गया। या उपर्युक्त सही है लेकिन निरोग में बड़ी की मात्रा होती है, अनुग्रहित में ये वाला ही री होता है, तो ये भी गलत हो गया। विकल्प 3 देखिए, उपर्युक्त तो सही है, निरोग सही है, अनुग्रहित भी सही है और वांग्मय भी सही है, तो हमारा विकल्प 3 सही हो जाएगा। विकल्प 4 में उपरोक्त गलत है, निरोग गलत है, अनुग्रहित गलत है और वांग्मय सही है, लेकिन इसके नीचे हलंत आएगा तब होगा, इसलिए ये भी गलत है। तो विकल्प 3 जो है ये हमारे प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा। इन शुद्ध शब्दों को नोट कर सकते हैं आप, उपर्युक्त, निरोग, अनुग्रहित और वांग्मय। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर, और 17वें प्रश्न में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्नलिखित में व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूछा गया है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है। राम शुक्रवार के दिन दिल्ली जाएगा। अब देखिए शुक्रवार आ गया तो यहाँ दिन का जो प्रयोग किया गया है ये गलत है, इसलिए ये वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। महादेवी वर्मा विदुषी लेखिका थी, बिल्कुल महादेवी वर्मा विदुषी, महिलाओं के लिए विदुषी और पुरुषों के लिए विद्वान शब्द का प्रयोग होता है। लेखिका थी, यह बिल्कुल सही है, विकल्प 2 हमारा सही होगा, लेकिन विकल्प 3 और 4 को भी हम पढ़ेंगे। मैं आता जाता रुक गया, यह बिल्कुल गलत है, आता और जाता यहाँ पर क्या है, बिल्कुल अशुद्ध है, तो ये गलत हो गया। मैं बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा देखी नहीं आएगा, की प्रतीक्षा की, देखी प्रतीक्षा में ही आ गया, ठीक है, तो की, मैंने बहुत दिनों तक उसकी प्रतीक्षा की, तो विकल्प 4 भी गलत है। विकल्प 2 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 17 का प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। 18वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, 18वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 18 में क्या पूछा गया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। भाई, पानी पानी होना मुहावरे का सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। इतनी वर्षा हुई कि आंगन में पानी पानी हो गया, नहीं। शरीर में पानी ही पानी है, नहीं। दाल में पानी ही पानी हो गया, नहीं। ये सामान्य शब्द है, सामान्य क्रियाकलाप है। चोरी पकड़ी जाने पर वह पानी पानी हो गया, अर्थात शर्मिंदा हो गया। पानी पानी का अर्थ क्या है यहाँ पर, शर्मिंदा या लज्जित होना है। क्या है, शर्मिंदा या लज्जित होना है, इसलिए विकल्प 4 प्रश्न संख्या 18 का क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर, और 19वें प्रश्न में पूछा गया है, निम्नांकित में विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। निम्नांकित में विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है, जिसमें विस्मयादि बोधक अव्यय आए तो मानो, ताकि, यदि, वाह। अब विस्मयादि बोधक के लिए विस्मयादि चिन्ह भी आना चाहिए, तो आपने देखा होगा कि वाह शब्द के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग अधिकार से किया जाता है, और यह अरे वाह तुमने ऐसा किया, यहाँ पर विस्मयादि होता है। विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 20 में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा के हैं। इसे कौन से एक विकल्प में 3 शब्द दिए गए हैं, और तीनों में से कौन से जो जातिवाचक संज्ञा के हैं। भारत, रामायण और मोहन। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत एक देश का नाम है, व्यक्तिवाचक, रामायण व्यक्तिवाचक, मोहन व्यक्तिवाचक, तो ये नहीं होगा। बात करते हैं पुस्तक, पहाड़ और नदी, तीनों ही जातिवाचक के उदाहरण है, तो विकल्प 2 सही उत्तर होगा, लेकिन तीसरा और चौथा विकल्प भी हम देखेंगे। जयपुर यहाँ व्यक्तिवाचक हो गया, तो इसलिए इसको हम गलत कर देंगे। गंगा और हिमालय दोनों ही व्यक्तिवाचक हो गए, इसलिए इसको भी गलत कर देंगे। तो विकल्प 2 जो है वह प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर, और 21वें प्रश्न में पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है।
क्या पूछा है? भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए, मिठास, शिष्टता और महात्म्य, राष्ट्रीयता, देवत्व, माधुर्य, नम्रता, दासता, व्यवहारिक, दानव, मनुष्य और ब्राह्मण, मनुष्य और ब्राह्मण जो और दानव जो आ गया, यह क्या है? भाववाचक संज्ञा के उदाहरण नहीं। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 21 का हमारे क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 22 में पूछा गया है, निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? संबंधवाचक, आप जो न करो सो थोड़ा है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जिसमें जैसी वैसी, जितना उतना, आप जो सो आ रहा है, ये सब संबंधवाचक है, लेकिन तुम अपनी पुस्तक पढ़ो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो विकल्प 3 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा प्यारे विद्यार्थियों। 23वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए और प्रश्न संख्या 23 में पूछा गया है कि प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण नहीं है, तो बताइए कौन सा है? कौन सा नहीं है पूछा है, विशेष ध्यान देना। गोविंद ने राम को जगवाया, प्रेरणा है। रमेश ने मजदूर से पेड़ कटवाया, प्रेरणा है। प्रशांत अनिल से पत्र लिखवाता है, यहाँ प्रेरणा है। वह खाना खाकर सो गया, यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, यहाँ पूर्वकालिक क्रिया है। खाना खाकर सो गया, तो खाना खाकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। तो विकल्प 4 जो है वह प्रश्न संख्या 23 का हमारे सही उत्तर है। 24वें प्रश्न की ओर बढ़ते हुए कारवा गुरु आज्ञा क्लासेस का आज की क्लास में, निम्न वाक्यों में कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का नहीं है? बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, जो परिश्रम करते हैं वे सफल होते हैं। प्रमोद ने कहा कि मैं गांव नहीं जाऊंगा, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। तो बादल खूब गरजे किंतु वर्षा नहीं हुई, यह जो है कौन सा है? मिश्र वाक्य का उदाहरण नहीं है। बाकी तीनों जो है मिश्र वाक्य के उदाहरण है। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 24 का बिल्कुल सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। द्वंद्व समास किस शब्द में नहीं है भाई? द्वंद्व समास, हरि और हर, शीत और उष्ण, गौरी और शंकर, मंत्रियों की परिषद तत्पुरुष समास का उदाहरण है भाई। किसका? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। विकल्प 4 जो है वह हमारे प्रश्न संख्या 25 का बिल्कुल सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया कि किस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है? किस समास में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है? तो बताइए, संबंध तत्पुरुष समास में होता है, कर्मधारी में होता है, अव्ययी में होता है या द्वंद्व समास में होता है? बताइए किस में होता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, कर्मधारी समास ही है जिसमें विशेषण विशेष का क्या होता है? संबंध होता है या उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो विकल्प 2 कर्मधारी समास प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया कि वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। वागीश शब्द का संधि विच्छेद है। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? वाग प्लस ईश होगा? नहीं, पहले तो बता दूं, ये हमारे व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका? व्यंजन संधि का उदाहरण है। वाक प्लस ईश होगा, वाग प्लस ईश होगा या वागीश होगा? तो विकल्प 2 को देखिए, यहाँ पर वाक प्लस ईश। देखिए यहाँ पर क के बाद ई यानी स्वर आया है, तो क अपने तीसरे में यानी क ख ग में बदल जाता है। तो क किस में बदल गया? ग में बदल गया। तो अब हम इसको लिखेंगे वा को यूं का यूं उतारेंगे, ग में बड़ी की मात्रा जोड़ देंगे और शेष बचे श को उतार देंगे, तो क्या बन जाता है? वागीश बन जाता है। तो विकल्प 2 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 27 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 28वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 में पूछा गया है कि इनमें से विशेषण उपवाक्य है। इनमें से विशेषण उपवाक्य है, कौन सा है? गुरुजी ने कहा कि वे आज नहीं आएंगे, इसमें विशेषण है क्या? जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, भाई विशेषण उपवाक्य है। जो रुपए मुझे मिले थे वे खर्च हो गए, इसमें यहाँ पर विशेषण उपवाक्य है। मैं जो ही पहुंचा वह चला गया नहीं है, और यदि वह कहेगा तो मैं भी चलूंगा, मैं भी नहीं है। विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 29 में पूछा कि इनमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था। बच्चे को उसकी पुस्तकें लौटा दो। लड़का आया किंतु वह रुका नहीं। तो लड़का आया 2 अलग अलग वाक्य है, किंतु वह रुका नहीं यहाँ पर किंतु से जुड़ा हुआ है, यह कौन सा है? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। तो 29वें प्रश्न में विकल्प 4 जो है यह हमारे प्रश्न संख्या 29 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं 30वें प्रश्न की ओर, और तीसरा प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है? देखिए, नमः प्लस ते विसर्ग संधि का उदाहरण है। नीरस भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। तदनुसार और अत्याचार,
अत्याचार की बात करें, अति प्लस आचार स्वर संधि का उदाहरण है। तत् प्लस अनुसार, तत् प्लस अनुसार से तदनुसार बना है, तो विकल्प 3 जो है यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही हम आपके लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं, तो लगातार हमारे साथ बनिए। आपको टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास भी बहुत जल्द मिलने वाली है। और हाँ, नेक्स्ट क्लास के लिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया तो क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। अधिक से अधिक अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की जिसमें हिंदी व्याकरण आ रही है या टीचिंग एप्टीट्यूड जीके आ रही है, तो उनको जरूर शेयर कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का सामंजस्य सार आपके लिए हम लेके आते हैं। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए प्यारे विद्यार्थियों, राधे राधे। चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।